देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे राहुल गांधी की ओर से कंगना रनौत को दिया गया है करारा जवाब। बताएंगे उनकी ओर से वीडियो जारी करते हुए पूरे मामले पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया गया है दोस्तों। बताएंगे और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने वीडियो में। इसी के साथ में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार दिखाई दे रहा है, इसीलिए दोस्तों बड़ी संख्या में 400 गाड़ी लेकर भाजपा के लोग आज राहुल गांधी का करेंगे विरोध। बताएंगे क्या बीजेपी के लोग राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी की कर रहे हैं कोशिश। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिस पर होने वाला है बड़ा विवाद दोस्तों। इसी के साथ में कई भाजपा के नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर हो गया है जोरदार तरीके का विवाद। अपने ही नेता ने शीर्ष नेता पर जोरदार मोर्चा खोला है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही बीजेपी की पोल खोल दी है। इसी के साथ में आपको बताएंगे मुस्लिम एरिया को पाकिस्तान बताने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे ऐसे जज ने क्या माफी मांगी है या फिर और कुछ कहा गया है। साथ भाजपा के उम्मीदवार का किसानों ने किया जोरदार विरोध, तो बीजेपी के लोग गुरुद्वारे को दिए गए पैसे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस पर किसान यूनियन की ओर से भी दिया गया है करारा जवाब। बताएंगे क्या है पूरी राजनीति दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत अपने किसानों के साथ में खड़ा है और तीनों काले कानून का पूरी तरीके से भारत के लोग विरोध करते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि हम किसानों के हैं साथ। बताते हैं कि राहुल गांधी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनौत के द्वारा दिए गए बयान पर अब वीडियो जारी किया गया है। राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार की नीति कौन कौन तय कर रहा है। एक बीजेपी का सांसद या प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा किसान खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भारतीय जनता पार्टी वालों के मन नहीं भरा है। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया गया तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने साफ शब्द में स्पष्ट शब्द में वीडियो जारी करते हुए कह दिया। साथ साथ इसके बाद उन्होंने जम्मू के अंदर प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात की है, उनसे उनके व्यापार के बारे में जानकारी ली है। इसमें कई सारे लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए थे, कई सारे लोग एप्पल कंपनी से जुड़े हुए थे और कई अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल थे, जिनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनेगी तो किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे। टैक्स को लेकर एक बड़ा मामला उठाया गया दोस्तों। बार बार हर चीज पर टैक्स लगाया जाना मोदी सरकार की एक पहचान बन गई है, जिसे लेकर लोग हमेशा विरोध करते आ रहे हैं और राहुल गांधी के सामने भी ये विरोध किया गया। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यूज लेटर जारी किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब वीकली न्यूज लेटर बनाया है, जिसमें ईमेल के थ्रू लोगों को सारी डिटेल में जानकारी दी जाएगी राहुल गांधी जी के आर्टिकल के बारे में और खासकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर राहुल गांधी की क्या राय है, लोगों को ईमेल के थ्रू पहुंचने वाला है। इसे राहुल गांधी की टीम की ओर से जारी किया जा रहा है, यानी एक तरीके का कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे पहुंचाने में रिवोल्यूशन के तौर पर काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सारी बातें लोगों को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और लोगों को पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का क्या स्टैंड है ज्वलंत मुद्दों को लेकर। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा क्या राहुल गांधी ने सही किया है कि उन्होंने न्यूज लेटर जारी किया है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के सोपोर के अंदर एक रैली को संबोधित करते दिखाई दे रहे थे। लगातार बैक टू बैक 2 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, कुल मिलाकर 4 के आसपास रैली कर चुके हैं और इसके बाद हरियाणा में भी उनकी ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। साथ साथ यह राहुल गांधी के सुरक्षा में फिर से सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के सहयोगी के विधायक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी के पूर्व विधायक तक ने राहुल गांधी को जान से मारने तक की धमकी दी थी दोस्तों। ऐसे में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को लेकर एक साजिश रच रहे हैं। जो बड़ी जानकारी मीडिया में सामने आ रही है उसके अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से राहुल गांधी का घर घेरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों का सहारा लेकर एक बड़ा सा ग्रुप इकट्ठा किया जाएगा जो राहुल गांधी के आवास को घेरने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आकर हुंकार भरने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की जा रही है। जो आसपास के इलाके हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरवीर सिंह पाल के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की तैयारी चल रही है कि राहुल गांधी की कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंधमारी करने की एक साजिश भी हो सकती है और इस पर दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मामले पर देखना चाहिए कि राहुल गांधी का आवाज घेरने के लिए इतनी भीड़ क्यों आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर पहले ही तरह तरह की धमकियां भारतीय जनता पार्टी के लोग दे चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि काफी सेंसिटिव मामला है और आज भाजपा के नेताओं की रैली को लेकर पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या आपको लगता है कि ये सही से रैली कर पाएंगे या फिर फ्लॉप होने वाला है? जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जो अपना मैक्सिमम टाइम हरियाणा में रहते हैं और किसानों के आंदोलन को लेकर उनके पास सीधी रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि उनका संगठन भी हरियाणा में काफी एक्टिव है और उनके संगठन ने किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। और ऐसे में राकेश टिकैत ने हरियाणा के चुनाव को लेकर अपनी बातें स्पष्ट कर दी है दोस्तों। मीडिया से बात करते उन्होंने कह दिया है कि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी का पैर कुल्हाड़ी पर लग रहा है, हरियाणा में उनका अब क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। भाजपाई तो वहां निपट गए। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान का काफी असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के सांसद बयान दे रहे हैं, यह तो हो सकता है कि वो इसमें पब्लिसिटी का स्टंट ढूंढ रही होंगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि एक आंदोलन जिसमें 750 के आसपास किसान शहीद हो गई हो, कोई भी सरकार उस कानून को वापस ला पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वापस नहीं ला पाएंगे। सरकार अगर ऐसा करेगी तो देश का बच्चा बच्चा आंदोलन के लिए तैयार है। ये पब्लिक के विचार जरूर
जानते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेत्री कंगना रनौत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर किसान नेता की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी को बुधवार को एक ही दिन में कई सारे झटके लगे हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री पंकजा मुंडे के एक करीबी नेता राजा भाऊ फड ने पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी में जाने का फैसला लिया है। उनका दामन थाम लिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कभी और किसी भी वक्त फर्जी मामला दर्ज किया जा सकता है। राजा भाऊ फड ने पार्टी में शामिल होने से पहले एनसीपी के नेताओं से मुलाकात किया था। आपको बता दें कि फड पड़ली इलाके से सरपंच रहे हैं और 25 साल तक राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष रहे हैं। शरद पवार ने ज्वाइनिंग के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, 240 पर आकर सिमट गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी इनका ये जो दावा है पूरी तरीके से फेल होगा और राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बहुमत के आंकड़े के साथ सरकार बनाएगी। साथ साथ धनंजय मुंडे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता एक के बाद एक बैक टू बैक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे। एनसीपी एसपी में जाने का सीधा मतलब यह है कि उनको समझ में आ चुका है कि राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन अब डंके की चोट पर होने जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के पत्रकार रणविजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते बताया है कि पिछले 67 साल में जब तक नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं आए थे तब तक लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारत के ऊपर, लेकिन 10 साल में अब टोटल कर्ज 1,85,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी 3 गुना से भी ज्यादा का कर्जा मात्र 10 साल में हो गया है, जो पिछले 67 साल में कभी नहीं हुआ था। तुलना कीजिए, लोगों ने तंज कसते हुए अब पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई में तुलना करना चाहेंगे कि 67 साल में क्या हुआ और फिर 10 साल में क्या हुआ। साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सहयोगी नेताओं ने ही अपने ही मुख्यमंत्री के सामने पोल खोल दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एक कार्यक्रम में मौजूद था, जहां पर 9.5 साल के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। खट्टर के सामने बीजेपी का समर्थक कहता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन हिसार में आपका विधायक चुनाव हार जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा। मनोहर लाल खट्टर इस पर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, हारेगा आ मैं जिताऊं तुझे, इधर आ मैं जिताऊं तुझे। और इसके बाद वो कहते हैं कि इसको पकड़ो, पकड़कर लेकर आओ, हिम्मत कैसे हो गई इसकी। यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने सामने ही पोल खोल दी तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके बाद कहीं ना कहीं पकड़कर लाने की बातें कर रहे थे। हालांकि पुलिस फोर्स की ओर से उसे बाहर जाने दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों मामला काफी गर्मा गया। इसके बाद अपने लोगों से पूछने लगे कि आपको लगता है ना कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, तो समर्थक कहने लगे कि हाँ जीतेंगे। हालांकि कोई भी खुश दिखाई नहीं देता। साफ तौर पर दोस्तों एक व्यक्ति ने सच्चाई बोल दी तो उसके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां करने लगे थे मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भाजपा के नेताओं को पता नहीं है ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है और समर्थकों के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक पकड़कर लाने की बातें कर रहे हैं, एक तरीके से धमकियां तक दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को मिनी पाकिस्तान बताए जाने के मामले को लेकर कर्नाटका के हाईकोर्ट के जज ने आखिरकार माफी मांगी है। बिना शर्त माफी मांगते हुए जज ने कहा कि अब वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफीनामा दिखाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है, यानी एक तरीके से माफी दे दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो वकील है उन्होंने भी कहीं ना कहीं माफी देने के लिए कहा था और कहा था कि इस मामले को ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार कर ली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटका के ऐसे जज के खिलाफ अगर और सख्त कार्रवाई की गई होती तो दूर तक मैसेज आता, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके की भाषा बोल रहा है तो इससे कहीं ना कहीं संस्थानों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इस्लामोफोबिक पूरा माहौल नजर आता है और ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में क्या आप मानते हैं कि ऐसा किया गया तो सही किया गया या फिर कुछ और पनिशमेंट मिलना चाहिए? तो आपको क्या लगता है किस तरीके के पनिशमेंट दिए जाने चाहिए था? लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में एक और बड़ी अपडेट हरियाणा से ही सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र बबली का जोरदार विरोध जहां तहां देखने को मिल रहा है। किसान भी जोरदार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में विरोध से नाराज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली के वर्कर ने गुरुघर नडेल में दिए 11 लाख रुपए वापस मांगे। इसके बाद यूनियन की ओर से देवेंद्र बबली के नाम पर 11 लाख का चेक भी काट दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा हरियाणा ब्लॉक जाखल ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों गांव नडेल में विरोध होने से नाराज देवेंद्र बबली के जिला परिषद के मेंबर प्रतिनिधि व मनोज बबली के पीए गगनदीप के गुरुद्वारे में दिए गए 11 लाख रुपए वापस मांगने पर गुरुद्वारा कमेटी और गांव नडेल ने फैसला लिया कि 11 लाख रुपए ब्याज के सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता को लौटा दिया जाएगा। यानी दोस्तों जब विरोध हुआ तो अब पैसे वापस मांगने लगे तो वापस पैसे कर भी दिए जाएंगे, लेकिन विरोध नहीं रुकेगा, विरोध लगातार जारी रहेगा। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से किसानों के आंदोलन के खिलाफ टिप्पणियां की थी और जिस तरीके से किसानों के विरुद्ध में एक तरीके का बयान दिया था, इसके बाद अब जो विरोध हो रहा है तो अब उनके द्वारा दिए गए पैसे, गुरुद्वारे में दिए गए पैसे भी वापस मांगे जा रहे हैं, जो एक शर्मनाक स्थिति है। हालांकि लोगों ने पैसे वापस कर दिए हैं और इसके बाद स्पष्ट कर दिया है कि विरोध लगातार होता रहेगा और इसके बाद अब इनको चुनाव हराकर भेजेंगे तो एक बड़ा मैसेज प्रदेश के अंदर जाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि किसानों ने सही निर्णय लिया है, पैसा वापस लौटाकर आप पूरी तरीके से उनको विरोध करना चाहिए, तो अपनी राय जो बताएगा। साथ साथ हरियाणा के महम से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीपक हुड्डा से ग्रामीणों ने कई सारे ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब उनके पास था ही नहीं। ग्रामीणों ने उनसे कहा कि आप मुझे 5 काम गिनवा दीजिए। इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी चुप्पी साध कर बैठ गए। फिर ग्रामीणों ने बताया कि हम आपको 5 काम गिनवाते हैं। पहला काम है किसानों को लठ मारो, पहलवानों को सड़क पर घसीटो, सरपंच को पीटो। बीजेपी समर्थक ये बात बर्दाश्त नहीं
कर पाए और कहने लगा कि वो तो आतंकवादी और खालिस्तानी थे। इस पर ग्रामीणों ने जवाब देते हुए कहा कि हो भाई, जुबान संभाल कर बोलो, हमें सब पता है। जिसने व्यक्ति काटा और लाल किले पर झंडा चढ़ाया वो बीजेपी और मोदी का समर्थक था। सांसद कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर सभाएं करते दिखाई देंगी। 28 तारीख को उनकी जम्मू में एक रैली होने वाली है और फिर कश्मीर के अंदर भी कई सारी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। अब शुरुआत हो रही है उनके प्रचार प्रसार की। इसका मतलब वो हरियाणा के दौरे पर भी आने वाली है और हरियाणा में भी अब चुनाव के ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो इसलिए पार्टी फुल फ्लैज कैंपेन करने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान कई लाख नौकरियां देने का वादा झारखंड के अंदर करके आ रहे हैं। तो अब शिवराज सिंह चौहान का वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि शिवराज जी, आप केंद्रीय मंत्री है, केंद्र सरकार की खाली जगह कब भरी जाएगी, उसका कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, कम से कम रोजगार का कैलेंडर ही जारी कर देना चाहिए। वैसे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 4 महीने पहले तक मध्य प्रदेश की खाली जगह भरने से आपको किसने रोका था? आप झारखंड में जाकर कह रहे हो कि खाली जगह भर देंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन घूम फिर का सवाल यही है कि जब अपने शासनकाल में आप नहीं कर पाए तो लोग आप पर भरोसा करे तो करे क्यों? साथ दोस्तों कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से कहा गया कि कंगना रनावत कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते कि उन्होंने एकदम सही कहा है, हरियाणा के चुनाव से पहले किसान विरोधी जितने बयान भारतीय जनता पार्टी के नेत्री देंगे उतना ज्यादा बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उतनी बड़ी हार उनकी होने जा रही है। साथ साथ दोस्तों दवायर के एक इंटरव्यू में मणिपुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा कि राज्य के अंदर जो हिंसा फैलाई जा रही है, मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है। मणिपुर के सांसद आकोई जाम ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 500 से अधिक दिनों से जारी अशांति को बढ़ावा देने वाले जटिल घटनाक्रमों का विश्लेषण किया और यह हिंसा समाज में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व और भारत सरकार के किए गए ध्रुवीकरण का परिणाम है और ये संदिग्ध रूप से खुद को मैतेई लोगों के रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि कुकी लोगों के बीच में इसी तरीके की भावना भड़क रही है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने पूरी राजनीति समझाते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर मुख्यतः दोषी है अभी के हिंसा के हालात को लेकर। सासा महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में अजित पवार गुट के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी का पट्टा थमाया गया है, पार्टी में शामिल करवाया गया है। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अजित पवार गुट भी लगातार धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जा रहा है। साथ साथ दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आतिशी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी अमूमन भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को देती है जो वरिष्ठ नेताओं से इतर अलग तरीके की सरकार में मुख्यमंत्री या फिर किसी बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। कई सारे एग्जांपल है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे जीतन राम मांझी, तब भी उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। इसी तरीके से चंपई सोरेन को भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि वह भी एक अलग तरीके की आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे, यानी अपनी पहचान ढूंढ रहे थे एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तो उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई ताकि उनके मन में यह भावना रहे कि वो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देने लगे और उन्होंने फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया। इसी तरीके से अब आतिशी को भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल गेम ही होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आतिशी को लगे कि वो असली मुख्यमंत्री है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत देखने को मिले। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कई बार इस तरीके की चीजें कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के लोग तो कहेंगे कि ये केवल सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया है, लेकिन सबको पता है कि एक साइकोलॉजिकल गेम है एक नेता को यह महसूस कराने का कि वही असली नेता है, वही असली मुख्यमंत्री है, क्योंकि पता है कि कुछ दिनों में सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाली बातें हैं। साथ साथ उद्धव ठाकरे ने किया है ऐलान कि कई सारे लोग दूसरे राज्यों से दूसरे जगह से यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे खिलाफ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग महाराष्ट्र को अपने जूते के नीचे लेकर आना चाहते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों में हम लोग जब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, इसके बाद इन लोगों की आवाज आपको सुनाई भी नहीं देगी। उनका निशाना कहीं ना कहीं अमित शाह और कई अन्य नेताओं को लेकर है, जो भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लिए भेज रही है ताकि चुनावी कैंपेन को किया जाए। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं साफ संकेत दे रहे कि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता पर असली चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी बनाने के साथ साथ कई और मुद्दों पर घेरा जाएगा। दोस्तों गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का इलेक्शन भी बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ मिरांडा हाउस के अंदर एबीवीपी के हालात ऐसे हैं कि क्लासरूम के अंदर एबीवीपी गो बैक के नारे लग रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जोरदार तरीके का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी छात्र संगठन इस बार काफी कमजोर स्थिति में है, जबकि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन एनएसयूआई ड्यू के इलेक्शन में जीतने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जिस तरीके के समीकरण अब नजर आ रहे हैं, ड्यू के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इलेक्शन काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाले। इससे पता चलेगा कि युवाओं के बीच में किस तरीके का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है। साथ साथ दिल्ली के अंदर जब से आतिशी बनी है मुख्यमंत्री, तब से उनके खिलाफ अब एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही है दोस्तों, और झूठे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि आतिशी ने एक भाषण के दौरान जय श्री राम बोल दिया था। इसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वो मुस्लिमों के बीच में समारोह कर रही थी। सोशल मीडिया पर इस तरीके के दावे जब सामने आए तो फैक्ट चेक करना शुरू किया गया दोस्तों। फैक्ट चेक में पता चला कि एक शख्स स्टेज पर आकर आतिशी को नोट देते हुए कहता है कि ये स्कूल श्रीराम कॉलोनी का है, खजूरी खास की जगह श्रीराम कॉलोनी बोल दीजिए। इसके बाद आतिशी श्रीराम कॉलोनी के लोगों से माफी मांगते हुए अपनी गलती को सुधार लेती है दोस्तों, लेकिन श्रीराम कॉलोनी की जगह कॉलोनी शब्द हटा दिया जाता है। और इसके बाद एक वीडियो बना दिया गया जिसमें ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और इसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद जगह जगह भ्रम
भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जब पूरा चेक किया गया तो पता चला कि ये तो भ्रामक खबर है और इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर अब जब फैक्ट चेक सामने आ गया है दोस्तों, इसके बाद भी ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं हुए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर अब जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो विपक्ष के लोगों का निशाना क्या आतिशी के ऊपर होगा या फिर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने की कोशिश करेंगे? लेकिन जिस तरीके के फेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आतिशी के खिलाफ ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे जीतते ही। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की गई थी। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड इन इंडिया की बातें की गई थी, लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ गई है दोस्तों। एवरेज ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है 2015 से लेकर 2023-24 के बीच में वो 3.1% पर आकर गिर गया है, जबकि यूपीए के शासनकाल के दौरान लगभग 8% के आसपास हुआ करता था। इसी के साथ में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम करते थे उनका ग्रोथ 6.2% के आसपास कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार के दौरान देखा जाता था, जो अब मात्र 2.8% के आसपास मोदी गवर्नमेंट में देखने को मिल रहा है। यानी पूरी तरीके से रोजगार के मामले को लेकर, ग्रोथ के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तुलना में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है। इसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को लेकर एक देश के अंदर फॉल्स नैरेटिव यानी गलत धारणाएं प्रसारित की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। इसी के साथ में दोस्तों आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरी रेणु चहल ने अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आदमपुर विधानसभा सीट से ये बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बुधवार को हंगामा हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई पर छात्रों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार जबरदस्त तरीके का चुनाव हो रहा है। काफी दिलचस्प चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कृषि मंत्री पहुंचे थे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन उनकी रैली में ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से खाली कुर्सियों की वीडियो शेयर करते लिखा गया कि कोई तो सुन लो, अरे प्लीज रुक जाओ, मेरी कृषि वाली कुर्सी छीन लेगा वो लोग भाई, बहुत निर्दयी है। इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तंज कसा गया है। साथ साथ सट्टा बाजार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया है। उनकी माने तो जो मीडिया में रिपोर्ट छप रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन 50-57 सीटों के आसपास सीटें जीत सकते हैं। 90 में से 50 से 57 सीटें उनके खाते में जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 19 से 23 सीटें और पीडीपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। हरियाणा के अंदर टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 58 से 64 सीटें और बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती है। यानी दोनों राज्य के अंदर बड़े अंतर से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय अब बचा नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपका कुछ और नंबर है जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में चल रहे कॉन्क्लेव के दौरान अजित पवार को लेकर एनसीपी की नेत्री सुप्रिया सुले की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, राज्य में असली नकली के सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि अरे उन्होंने मांगा होता तो हम पूरी की पूरी पार्टी उनको दे देते, लेकिन उन्होंने छीनने का काम किया है। अगर छीनते नहीं तो फिर हम उनके साथ खड़े रहते, लेकिन उन्होंने छीनकर बड़ी गलती की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार को पार्टी में रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता तय किया है। हालांकि अभी उनको सफलता नहीं मिली और आगे भी नहीं मिले, क्योंकि असली एनसीपी तो वही है जिसमें शरद पवार है। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रिया सुले स्पष्ट तौर पर कह रही है कि अजित पवार वाली पार्टी नकली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन भी रहा है तो जनता ने भी यह स्वीकार किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में क्या उनकी पार्टी का विलय होगा, इसे लेकर भी उन्होंने संकेत दिया है कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के एक ही तरीके के विचारधारा है, ऐसा होना भी संभव है। साथ साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था दोस्तों। इसमें दावा किया गया कि उनका चुनाव के दौरान जोरदार विरोध हुआ है। हालांकि पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वीडियो एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का विरोध जरूर हुआ था, लेकिन ये 2020 का मामला है जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनका विरोध किसानों ने किया जरूर था। अक्टूबर 2020 का वीडियो है, लेकिन इसको भ्रामक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अभी के चुनाव से जोड़कर बताया जाता। हालांकि किसान बीजेपी से शुरू से ही नाराज है, इसमें कोई दो राय है नहीं। साथ साथ दोस्तों ग्राउंड सर्वे के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि लाडवा की सीट भी मुख्यमंत्री के हाथ से निकल सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र की सीट को बदलकर अपने मुख्यमंत्री को लाडवा सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया था, लेकिन ये सीट भी नायब सिंह सैनी के लिए काफी टफ साबित हो रही है, चुनाव हार सकते हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी योगेश्वर शर्मा ने हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। चुनाव के दरमियान इस तरीके का ये बड़ा इस्तीफा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कई सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हरियाणा के अंदर कुछ अलग तरीके का है। पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनको अब भरोसा नहीं है कि उनकी पार्टी सही से कुछ एक सीट जीतने की स्थिति में भी है या नहीं है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर इलेक्शन अब जल्द होने वाले, उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पहुंची थी प्रचार प्रसार करने के लिए। आकाश आनंद की ओर से इस पूरे मामले पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि भाजपा और कांग्रेस दलित समाज को सिर्फ जमीन देने का वादा करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री रही आदरणीय मायावती ने करोड़ों लोगों को जमीन भी दिया और घर भी दिया और सभी को जरूरी सुविधाएं भी दी गई। गाँव तक सड़क से लेकर गलियां और खरंजे तक बनवाए गए, पक्की नालियां बनाई गई, गरीबों का आवास और मुफ्त बोरिंग एवं पंप सेट भी दिए गए। 40 परिवारों पर एक इंडिया मार्क हैंड पंप दिया गया और इसी के साथ में कई और उन्होंने सुविधाएं प्रदान की थी। इसके बाद जो हरियाणा में उन्होंने बातें कही है कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की सरकार बनेगी तो बीएसपी का डिप्टी सीएम बनेगा। कहीं ना कहीं समर्थकों से एक अपील कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आरक्षण बचाना है तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में से किसी को वोट नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक टाइम में हरियाणा में बीएसपी के अच्छे खासे वोट हुआ करते थे, लेकिन क्या वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही बीएसपी की वापसी नहीं हो पा रही है। साथ साथ निशिकांत दुबे ने
उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि वक्त संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से सजेशन मांगा गया था जेपीसी के द्वारा, उसमें 1,25,00,000 के आसपास प्रतिवेदन सामने आए हैं, सजेशन सामने आए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरी तरीके से एक फॉर्जरी का मामला है, क्या झूठे तरीके से ये सजेशन दिए गए हैं, क्या इसमें विदेशी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए अब जमाते इस्लामी ने कहा है कि निशिकांत दुबे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।